हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए भूगोल का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने इतिहास का एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप विजिट करके वीडियो को पूरा देख लेना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर आप आगे भी इसी तरह की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हो तो एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कहा गया है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, जो धूल कण होते हैं ना, वे आर्द्रताग्राही होते हैं। इसका पहला रीजन है कि वे अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। दूसरा रीजन है दोस्तों कि ये जल का अवशोषण करते हैं। और तीसरा रीजन है कि इनके इर्द गिर्द हवा की ठंडी होने से संघनन व प्रक्रिया होती रहती है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी सही हैं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच में अवस्थित है? दोस्तों, यह जो बिहार राज्य है ना, यह अवस्थित है लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 28 नंबर, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? दोस्तों, जो समुद्र तल होते हैं वहां पर सामान्य वायुमंडलीय दाब जो है वो लगभग 1013 मिली बार के बराबर होता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 2 समानांतर व्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जो 2 समानांतर व्रंश होते हैं यानी कि पैरेलल व्रंश होंगे, उनके बीच में कई बार क्या होती है कि मिट्टियां काफी धंस जाती है और इस प्रकार से वो यू शेप ले लेती हैं। तो ये जो धंसी हुई घाटी होती है ना, इसे हम कहते हैं व्रंश घाटी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि ये जो व्रंश घाटी है वो काफी लंबी होती है, सक्रिय होती है और गहरी होती है। इसे जर्मन भाषा में ग्रेवेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती है। देखिए दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध होते हैं ना, वहां पर फेरेल के नियम के कारण जो चलने वाली हवाएं होती हैं वे आपकी विक्षेपित हो जाएगी दाईं ओर, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम, इन सभी का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो प्लूटोनियम है ये प्राकृतिक रूप से कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, इसे खास तौर पर मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सन 1934 ईस्वी में एनरिको फर्मी और उनके जो सदस्य थे उनके द्वारा इस प्लूटोनियम की खोज की गई और इसका निर्माण सबसे पहले 1940 ईस्वी में किया गया था। एक एलिमेंट है यहाँ पर प्लूटोनियम 239, ठीक है ना, जिसे आप प्लूटोनियम 239 भी बोल सकते हो। इसका प्रयोग मुख्य रूप से नाभिकीय हथियारों में मुख्य विखंडनीय तत्व के रूप में किया जाता है, यानी कि जितने भी एटॉमिक वेपन्स हो गए, नाभिकीय हथियार हो गए, उनमें फ्यूजन करवाने के लिए इसी का प्लूटोनियम 239 का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, 2 समानांतर व्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था कि जो 2 समानांतर व्रंश होते हैं उनके बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं। अब पूछ लिया गया कि अगर वो भाग उठ जाए तो उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दोस्तों ब्लॉक पर्वत, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, दक्षिण पश्चिमी मानसून कब से कब तक चलती है? दोस्तों, यह जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये जून से लेकर सितंबर तक चलेगी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में जितनी भी वर्षाएं होती है उस वर्षा का 80% जो भाग है ना, वो केवल और केवल इसी दक्षिणी पश्चिम मानसून के चलते चलती है। अभी आपने न्यूज में कंटिन्यू देखा भी होगा कि जो मानसून है वो केरल में ही अटका पड़ा है, आंध्र प्रदेश में रुक गया है या फिर बंगाल की खाड़ी में रुक गई है। तो इसी की बात यहाँ पर क्वेश्चन में की जा रही है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो आपकी
दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, इसकी जो क्षेत्र है क्या होता है कि एक्चुअली में वाष्प से लदी जो हवाएं होते हैं ना, वो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है और दो हिस्सों में बंट करके वर्षा करती है। इसका जो एक भाग है वो अरब सागर की ओर चला जाता है, जबकि दूसरा भाग इसका बंगाल की खाड़ी की ओर चला जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब आपका मानसून आने वाला था तो बंगाल की खाड़ी की तरफ भी थोड़े बहुत तूफान उठने शुरू हो गए थे। इस तरह की आपको देखने को इस मानसून के सीजन में जून से लेकर सितंबर में काफी देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, निम्नलिखित वो आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। दोस्तों देखिए, बिहार राज्य का जो उत्तर पश्चिमी भाग है ना, यह घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह जो आपकी सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है ना, ये आपकी हिमालय की सबसे बृहत्तम श्रेणी में से आता है और इसे यहाँ पर नेपाल के साथ साथ जितने भी दलदली क्षेत्र है ना, उन सभी में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तिथि में क्या होता है। देखिए, जब भी कोई जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा पश्चिम से पूर्व की ओर, तब उसकी जो तिथि है ना दोस्तों, वो एक दिन बढ़ जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो यह जो तिथि रेखा है ना, प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री पर खींची गई उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर एक काल्पनिक रेखा है और इसी रेखा को पार करने के दौरान जो समय है वो काफ़ी बदल जाता है। जैसे अगर आप पश्चिम से पूर्व में पार करेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा और पूर्व से पश्चिम में पार करेंगे तो एक दिन घट जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, यहाँ पर आपको खान और उससे संबंधित ऐसकों से मिलान करना है। तो क्या क्या है, सबसे पहले है खेतड़ी। दोस्तों यह जो खेतड़ी खान है ना, यह मुख्य रूप से तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है, यानी कि फर्स्ट का ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर है निवेली खान। तो दोस्तों यह जो निवेली खान है वो लिग्नाइट कोयले का है। इसके बाद जो जादू गोड़ा है दोस्तों, वो आपका यूरेनियम का है और कुंदरे मुख आपका लोहा का है। तो इसका अरेंजमेंट आपने यहाँ पर देख लिया। सही जवाब इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है। दोस्तों यह जो चट्टानों की घुलनशीलता है ना, यह प्रमुख रूप से है चूना पत्थर क्षेत्रों में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, जॉन स्ट्रेटा सिद्धांत का प्रतिपादन किस भूगोलवेता के द्वारा किया गया था। यह किया गया था दोस्तों टेलर के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। वृद्धि ऋणात्मक कहने का मतलब क्या है कि इस वर्ष में जनसंख्या कुछ और थी और जब हम अगले वर्ष की बात करें तो वहां पर जनसंख्या इस वर्ष से भी और कम हो चुकी होगी। तो दोस्तों यह हुआ था 1921 ईस्वी में। एक्चुअली में 1921 ईस्वी में जब जनगणना हुआ तो लगभग 251 मिलियन लोग भारत में रहते थे और इससे पहले जनगणना हुआ था 1911 ईस्वी में, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष पर यह जनगणना करवाया जाता है। तो दोस्तों 1911 ईस्वी में टोटल जो लोगों की संख्या थी भारत में रहने वाले की, वो थी आपकी 251 मिलियन। 1921 में आपका 252 मिलियन हो गया था, यहाँ पर मैं थोड़ा कन्फ्यूजन कर गया। 251 मिलियन था 1911 में, 1921 में जब हुआ तो यह 252 मिलियन हो गया, यानी कि लगभग 1 मिलियन की यहाँ पर घटौती हुई थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 40 नंबर, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्माण किया जाता है। देखिए दोस्तों, भारत का वैसा बंदरगाह का नाम बताना है जिससे सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात होता है। तो यह किया जाता है दोस्तों विशाखापत्तनम और मुर्मू गांव से। जो विशाखापत्तनम का बंदरगाह है वहां से जापान को लौह अयस्क निर्यात किए जाते हैं, जबकि मुर्मू गांव बंदरगाह से लौह इस्पात के साथ साथ नमक और मैग्नीज का भी निर्यात किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह है दोस्तों वेनेजुएला, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन 42 नंबर, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से सभी। अब देखिए कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो आपके अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सेकंड है औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। और तीसरा है निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं।
तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट यहाँ पर बताए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर देखिए इथियोपिया का राजधानी सुवा लिखा गया है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ पर है? इथियोपिया की राजधानी है दोस्तों अदीस अबाबा, जबकि सुवा जो है ना वो आपका फिजी देश की राजधानी है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, कैस्पियन सागर या झील कहाँ में अवस्थित है। दोस्तों यह जो कैस्पियन सागर है यह अवस्थित है कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 4,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर मैं देश की बात करूं तो रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश की जो सीमा है इस झील से लगती है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या होगी। दोस्तों इसकी विशेषता होती है कि शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियां, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है 46 नंबर, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। दोस्तों जो दक्षिणी गोलार्ध है इसका ग्रीष्म अयनांत होता है जाकर के 22 दिसंबर को, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है। दोस्तों पौधों की उपज के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है दोमट मिट्टी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस दोमट मिट्टी में लगभग 40% सिल्ट पाया जाता है, 20% चिकनी मिट्टी पाई जाती है और शेष के जो 40% रह गए वो बालू पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिल जाती है। तो यह मिलती है दोस्तों गंडक, कमला और बागमती रिवर। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्चुअली में दोस्तों 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। यह भारत की पहली निजी स्टील कंपनी भी थी। इसके बाद 1911 में यहाँ पर पिग आयरन का निर्माण शुरू हुआ और 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत में सबसे छोटा घुमावदार पर्वत कौन सा है। यह है दोस्तों अरावली, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो अरावली पर्वतमाला है यह सबसे पुरानी अवशिष्ट फलित पर्वतमाला है। इसके अलावा जो शिवालिक है ना, शिवालिक आपकी श्रेणी जो है वो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी में आता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है या फिर आउटर रेंज कौन सा है, तब आपका सही जवाब होगा दोस्तों शिवालिक रेंज। इसी के साथ दोस्तों आज आपका ज्योग्राफी का भी सारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। इसी तरह के वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके बता दो कि कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप सभी लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आज के जो भी मॉक टेस्ट करवाए हैं मैंने उन सभी का PDF अपलोड करवा दूंगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।